नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है आवाज अड्डा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी से लड़ाई को आज एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। जेटली मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। राजनीतिक जवाब के अलावा उनका ये कदम कितना कारगर होगा, जो एक लीगल कदम है, ये देखना है। भ्रष्टाचार के नाम पर ये जो राजनीतिबाजी अचानक फिर से गर्म हो गई है, उसका आगे क्या अंजाम होने जा रहा है, आवाज अड्डा में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, डीडीसीए के कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा, वरिष्ठ वकील बालेंदु शेखर और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं सौरभ भारद्वाज आपसे। एक प्रकार से आप लोग जो चाहते थे कि भ्रष्टाचार का एक मुद्दा सामने ला करके उस पर एक अपना फिर से एक इशू खड़ा किया जाए, और डीडीसीए को आप लोगों ने ठीक ही चुना क्योंकि वहां तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं, और जाहिर है कि जेटली जी यही कहने के लिए कोर्ट में गए हैं, कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और बदनीयती से लगाए गए हैं, और अब आप लोगों को कोर्ट से किसी न किसी तरह से जिस प्रकार से हमला हो रहा है उसको रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे आप लोगों को दरअसल जो जो बातें कहते हैं एक्सट्रीम ढंग से, उसको कहने में थोड़ा सा कंटेन करना या थोड़ा टोन डाउन करना आपके लिए जरूरी होगा? देखिए, इसमें एक सैद्धांतिक सवाल खड़ा होता है भाजपा के लिए। क्या भाजपा आज ये फैसला करके देश को कह रही है कि आज के बाद वो कभी भी किसी राजनेता के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, आज के बाद वो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक कांग्रेस सरकार में थी और ये लोग विपक्ष में रहते थे तो कोयला घोटाला हो, 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हो, किसको नहीं छोड़ा? किसको छोड़ा इन्होंने? प्रधानमंत्री तक को तो चोर कह दिया था इन्होंने। और अगर आज ये सत्ता में आ गए हैं और आज ये कानून का प्रयोग करना चाहते हैं कि देश के अंदर अब इनके बारे में कोई बात ही ना करे, कोई इनके ऊपर आरोप ही ना लगाए, जांच ये कराएंगे नहीं, कोर्ट में फैसले होंगे नहीं, सीबीआई इनके पास है, एसएफआईओ इनके पास है, ईडी इनके पास है, फिर तो ये इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा ही जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ बोलने ही नहीं देंगे, किसी को कोई कहने ही नहीं देंगे, किसी को इस चीजों को सामने रखने ही नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा के प्रवक्ता बताएं, क्या ये आज से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर रहे हैं? ये बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है और हम बीजेपी प्रवक्ता से इसका जवाब जरूर लेंगे। बालेंदु शेखर जी को आज हमने इसलिए जोड़ा है कि गडकरी जी पर जो बातें कही थी अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके बाद मानहानि का मुकदमा हुआ था और जिसमें गडकरी जीते थे और केजरीवाल जी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए एक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए बालेंदु शेखर जी आपसे कि दरअसल डिफेमेशन का केस जो है ये एक पॉलिटिकल लड़ाई के बजाय टेक्निकल बचाव वाला ज्यादा लगता है, या आपको लगता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं इसलिए कोर्ट के रास्ते इसको रोकना चाहिए? और सौरभ जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल यही है कि आप भी बोलते थे, अब हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, तो आप फ्री स्पीच का मुद्दा या मानहानि का मुद्दा उठा रहे हैं। तो मानहानि के कोर्ट के मामले में इससे कैसे राजनीतिक लड़ाई को कैसे कोई रोक सकेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका जो भी कद बनता है उसके सामाजिक जीवन में, उस पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या इस तरह की जो इंटेंसिटी, यदि आरोप की इस तरह की इंटेंसिटी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी राजनीतिक जीवन पे इसका सीधा सा असर पड़ता है। और खासकर वैसे उस तरह के आरोप जिसकी कोई प्रामाणिकता पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसके ऊपर कोई ना तो कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है या इंक्वायरी हुई है, जिसके बेसिस पे या कोई इस तरह के रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में आए हैं, और यदि उस बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा सवाल या निशान लगता है और जनता का विश्वास कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से डगमगाता है जी। तो उसको बचाने के लिए यदि कानून में वैसे प्रावधान हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस वैसे प्रावधानों को इस्तेमाल करने में कोई गुरेज होना चाहिए। ठीक है। आइए, खासकर वैसे व्यक्ति जो राजनीतिक जीवन। जी मनचंदा जी, डीडीसीए से आप जुड़े हुए हैं, डीडीसीए की बड़ी ख्याति रही है, आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से कुछ भी चलता है वाला मोड रहा उसमें जेटली जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती सामने खड़ी कर दी गई है? उस पर आप जरूर अपना कमेंट दीजिए, लेकिन उसके पहले यह कमेंट भी दीजिए कि अब दिल्ली सरकार एक जांच कमीशन बना रही है
गोपाल सुब्रमण्यम उसकी अध्यक्षता करेंगे और आपको उस जांच के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि उसको चैलेंज करना चाहिए कि आपको तो कोई जांच का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप तो पाक साफ लोग हैं, आपको कुछ छुपाने के लिए कोई चीज ही नहीं है आपके पास। नहीं, जांच का हम विरोध नहीं कर रहे, जांच हो भी चुकी है और आज भी पार्लियामेंट में भी कहा गया और सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं है किसी इंक्वायरी कमीशन के जरिए कोई जांच करवा सके। दूसरी बात यह, गोपाल सुब्रमण्यम जो उनके जो हेड ऑफ द कमेटी इंक्वायरी कमीशन के बनाए गए हैं, वो दिल्ली सरकार के, तो दिल्ली सरकार ने तो उनको अपना वकील नियुक्त कर रखा है और उनको फीस भी दे रखी है जो मेरी जानकारी में है, तो उनको तो पहले ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए गोपाल सुब्रमण्यम को। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात आती है। और जहां तक जांच की बात है, जांच आरोप क्या है पहले तो ये देखिए, ये जांच सिर्फ जांच के लिए नहीं होनी चाहिए, ये जितने भी आरोप लगाए गए, आरोप बड़े सिंपल हैं सर, आरोप बड़े सिंपल हैं। हाँ जी, जी। 16,000 रुपए प्रतिदिन किराए पर लैपटॉप, और जिन कंपनियों को पेमेंट हुई उनको ढूंढने गए तो कंपनियां मिल नहीं रही हैं, सिंपल आरोप है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने भी आज अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर जो 16,000 लैपटॉप की बात कर रहे हैं, वो 16,000 लैपटॉप 2013 में दिए गए, मतलब पूरे वर्ष का जो जितने भी मैच हुए हैं, और लैपटॉप के साथ 4 आदमी उनके सर्विसेज के उन्होंने दिए लैपटॉप में रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए। तो सिर्फ ये सेंसेशन करने के लिए कि जिनके ऑफिसेज में गए वहां एड्रेस नहीं मिले, हमारे पास सबके पैन नंबर है, टीडीएस हमने काटा हुआ है, चेक से पेमेंट हुई हुई है। ये सब लोग डीडीसी से जो लोग भी कर रहे हैं, इनके जब बच्चों को खेलना होता तो बच्चों नहीं देखिए, अरविंद मनचंदा जी, मैं आपसे आऊंगा थोड़ा ब्यौरा लेने के लिए। ये चेक से पेमेंट तो क्या है कि बेनामी कंपनियों के सारे पेमेंट चेक से ही होते हैं, इसलिए चेक से पेमेंट होना इस बात का सबूत नहीं है कि मेल प्रैक्टिसेस नहीं हुई होंगी। देखिए ऐसा है, जो पेमेंट्स हमने की हैं, जिनका जिक्र कल कीर्ति आजाद कर रहे थे, वो सब बेबुनियाद है, और किसी कंपनी के कितने ऑफिस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है या नहीं है, वो भी सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, जहां तक रही जांच की, ये जांच की जो बात कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी डीडीसी ने हम लोगों ने बिठाई थी, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, जिसमें हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ साइफनिंग ऑफ फंड्स की बात थी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स की बात थी, उसके लिए हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आपने एक्शन लिया है, हमारी जांच में खुद आया है। अब नलिन कोहली के पास चलते हैं, हमने शुरुआती कमेंट ले लिए। नलिन कोहली जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये अजीब सी दुविधा है, वैसा मोमेंट है कि मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार लेकिन एक करप्ट रेजिम को प्रिजाइड कर रहे थे, जेटली जी बड़े ईमानदार लेकिन एक करप्ट डीडीसीए को प्रिजाइड कर रहे थे। अरुण जेटली जी की एक साख है, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल अभी तक उठा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एक आज ऐसी परिस्थिति में पा रहे हैं कि राजनीतिक जवाब के बजाय उनको लीगल रास्ता चुनना पड़ रहा है कि सामने वाले का मुंह कैसे बंद किया जाए। आपको लगता नहीं है कि ये लीगल रास्ता दरअसल थोड़ा सा डिफेंसिव रास्ता है? इसको मान रहे हैं कि राजनीतिक रास्ता को उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों रास्ते खुले हैं। एक तरफ राजनीतिक रास्ता तो खुला था ही है, उसमें और एक रास्ता अपना लिया गया है, वो है कानूनी रास्ता। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आप जो उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और इसका, मुझे तो कम से कम याद नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऐसा कभी लगा हो कि मैं तो कानून के सामने जाकर कंप्लेंट देने वाला हूं, और जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट देते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो उनका होता है, वो तो कोर्ट के अंदर होता है, कोर्ट के बाहर थोड़ी ना होता है, कोई कैंगरू कोर्ट में जैसे होता है। तो इसीलिए बहुत परिस्थितियों में फर्क है। तीसरी बात, सबसे अद्भुत बात है कि कांग्रेस यूपीए शासनकाल के दौरान जब आरोप आए थे, ये तो पुरानी, जैसे कहते हैं ना पुरानी शराब नई बोतल में, ये तो पुरानी शराब पुरानी बोतल में है। ये बातें जब उठी थी तो एसएफआईओ ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ जेटली जी के खिलाफ तो पाया नहीं गया, कुछ अब नए आरोप आ रहे हैं जब जेटली जी उस पद पे नहीं थे। और शायद जेटली जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात आज पार्लियामेंट में कहा कि एक नए स्टेडियम को 42,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ खड़ा किया 114 करोड़ में। दिल्ली में 14,000 लोगों के स्टेडियम को, ध्यानचंद स्टेडियम जो है हॉकी के लिए, उसको सिर्फ सुधारने में 600 करोड़ का खर्चा हुआ, लगभग 5 गुना। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को सुधारने में 900 करोड़ का खर्चा हुआ, लगभग 7-8 गुना जी। तो इसीलिए जो आरोप लगा रहे हैं और जो बाकी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। आखिरी टिप्पणी मेरी ये है कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स के सामने देखें भाषा क्या आ रही है।
जब कांग्रेस के ऊपर एक कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। जैसे कोर्ट के ऑर्डर राजनीतिक लोग भिजवाकर जजों के हाथ से भेजते हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको धमकाया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, जब कोर्ट कॉग्निसेंस लेती है। तो मुझे एक ये गंभीरता से पूछ रहा हूं कि ये कौन सी नई परिभाषा बन गई है जो ये कोर्ट के प्रति इस प्रकार के सम्मान दिखा रहे हैं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल। आइए संजय झा, आपका एक पहला कमेंट और उसके बाद सौरभ भारद्वाज के पास चलेंगे। संजय झा, आपसे सवाल यह है कि वो एक जुमला है शामिल बाजा, भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले बीजेपी ने खेला, आम आदमी पार्टी उसको और अच्छे से खेलती है, अब आप लोग इसमें साथ में अपना धुन मिला रहे हैं, लेकिन आप तो अब सेकेंडरी प्लेयर हो गए। आम आदमी इस मुद्दे को लेकर के चली गई और अब आप लोग उनके साथ शामिल बाजा की तरह से पेश आ रहे हैं। दिल्ली में आपका पूरा वजूद इसीलिए खत्म हुआ था, तो इसमें कांग्रेस दरअसल है कहां? संजय जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत के जो हमारे गृह मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने पिछले साल कहा था कि देखिए ये यूपीए सरकार नहीं है, हमारे मंत्रियों पर आरोप लगे चाहे वो भ्रष्टाचार या घोटाले में हो या न हो, कोई इस्तीफा नहीं देगा। और चाहे सुषमा स्वराज जी हुए, वसुंधरा राजे हुए, रमन सिंह हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए, अब अरुण जेटली खुद हुए, तो इनका जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए संजय जी आप जानते हैं कि ये पार्टी अहंकार और घमंड के नशे में बिल्कुल डूबी हुई है। आज भी आप इनके प्रवक्ता को देखिए तो इनका जो शैली या रुख है कि देखिए दुनिया जो है, दुनिया अपराधी है, दुनिया गुनहगार है, दुनिया मुजरिम है। भारतीय जनता पार्टी तो दूध में स्नान की हुई है, लेकिन सच्चाई क्या है? अभी हम यहां पर अभी आप और कांग्रेस को एक मिनट के लिए अलग कीजिए। मैं दो शख्स के बारे में बताना चाहूंगा, एक बिशन सिंह बेदी, और मैं क्रिकेट बहुत कवर किया हुआ हूं जी। बिशन सिंह बेदी जी भारत के कप्तान रहे हैं, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनकी बहुत इज्जत है जी। अब ये बताइए कि वो क्यों उन्होंने कल क्यों कहा कि डीडीसीए में नहीं, बिल्कुल नलिन पक्के तौर पर इस पर जवाब जी संजय जी, नलिन इस पर पक्के तौर पर जवाब। दूसरी बात, कीर्ति आजाद जी तो हमारे सदस्य नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और बहुत दिनों से वो कह रहे हैं। एग्रीड, ये बिल्कुल आपने अपना पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट कि कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी बोल रहे हैं, तो उस पर आप कौन सी मोटिवेशन देखेंगे? आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप कह दीजिए कि आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन संजय जी आपसे मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें जिस तरीके से आई है, उसके पहले उन्हीं के दौरान में जांच हो गई थी, क्लीन चिट दे दी गई थी, अरुण जेटली के बारे में तब आपको कुछ मिला नहीं था। अब इस मुद्दे में आप पीछे से फिर वही मैं कह रहा हूं, आप सेकेंड फिडल क्यों प्ले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? गलत संजय जी, आपकी गलत फहमी है। पहले तो ये जानिए कि जहां पर भ्रष्टाचार जैसा एक गहरा मसला की बात कर रहे हैं, वहां पर एक पार्टी, दो पार्टी, दोनों का विचार अंत में एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए एक समस्या है। यहाँ चाहे कांग्रेस पहले लाए, जो इस केस में कांग्रेस ने पहले जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस का जो भी छानबीन हुआ है, वो तो जब श्री अजय माकन जी हमारे खेल मंत्री थे, उन्होंने उनके लेकिन पर ये सुनिए संजय जी, और सीरियस फ्रॉड ऑफिस का रिपोर्ट जो है वही तो बताता है कि डीडीसीए में न प्राथमिकता पारदर्शिता को दी नहीं गई, और जिस तरीके से भाई भतीजावाद का तो इसीलिए तो ये लोग बीजेपी यही कह रही है, तो पूरा घोटाला हुआ। संजय जी, बीजेपी इसीलिए यही कह रही है कि एसएफआईओ की रिपोर्ट में जो इरेगुलरिटीज की बात आई उसकी जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसको अरुण जेटली से जोड़ना ओवर स्ट्रेच करने जैसा है। सौरभ भारद्वाज, आप बताइए कि दरअसल आप लोग इस पर एक मिनट, सौरभ भारद्वाज आप ये बताएं, जो शख्स अध्यक्ष हो उसकी जिम्मेदारी तो होगी, इसको आप लोग ओवर स्ट्रेच तो नहीं कर रहे हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर क्योंकि अध्यक्ष थे तो उनको उलझा लिया जाए? नहीं, उनका कोई इसमें कल्पेबिलिटी नहीं बनती। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आप किसी से भी पूछिए कि अगर कोई कंपनी का अध्यक्ष है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो उसका नेता है, वो उसका लीडर है, वो उसको पूरे को मैनेज करता है। दूसरी बात, अरुण जेटली जी कोई एक साल के लिए अध्यक्ष नहीं थे। 1999 से लेकर 2013 दिसंबर तक करीब 14 साल तक वो उस जगह के अध्यक्ष रहे। एसएफआईओ की रिपोर्ट ने बार बार कहा कि बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। उसके बाद डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कहा कि करोड़ों रुपए की घपलेबाजी करी गई है, पैसे को राउंड ट्रिप किया गया है, जाली कंपनियों को पैसा दिया गया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा गया है। उसके बाद 2 जजेस की कमेटी बनी थी वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो क्लब है सब फर्जीवाड़ा है और पूरा का पूरा मैनिपुलेट किया जाता है।
इन तीनों ही कमेटीज ने कहा कि डीडीसीए में घोर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अब एक ही तरीका है कि अरुण जेटली कहें कि भाई मैं अध्यक्ष तो था बट मुझे मालूम नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। अब उसके अंदर कीर्ति आजाद आ जाते हैं। कीर्ति आजाद कहते हैं कि हम 8 साल से, बिशन बेदी कह रहे हैं हम 8 साल से अरुण जेटली जी को जा जाके बता रहे हैं। उन्होंने एजीएम की वीडियो दिखा दी टीवी के अंदर, जिसमें वो चीख चीख के 2011-12 की एजीएम के अंदर माइक पे बोल रहे हैं अरुण जेटली जी इसको रोकिए, ये जो सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप रोकिए। पिछले साल हमने आपसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछे थे, आपने उसका जवाब भी आज तक नहीं दिया, महाराज कृपया करके रोकिए। बिल्कुल। तो अब अरुण जेटली जी ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था। तो मैं नलिन कोहली से जानना चाहूंगा था क्या असली मामला? एग्जैक्टली नलिन कोहली, देखिए संजय झा और सौरभ भारद्वाज दोनों यही बात कह रहे हैं कि चलिए राइवल पॉलिटिकल पार्टी है वो तो इल्जाम लगाएगी, लेकिन कीर्ति आजाद की बात में क्यों आप खामी देखें, आप बिशन सिंह बेदी की बात पर क्यों ना भरोसा करें, उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों बोल दें, और स्पेसिफिक सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे दिया जाए। 2012 की टेप का जिक्र किया इन्होंने, आप उसका जवाब देंगे? सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। इन्होंने 2 क्रिकेटर्स की बात को मान लिया, 2 क्रिकेटर और ने ट्वीट करके नहीं, हमने 3 रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। जी, मैंने किसी को टोका नहीं, अपनी बात तो कह दूं, मैंने सुना बड़ी गंभीरता से, बड़ी शांति से सुना। तो यहाँ आपने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने कहा वो भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स हैं, तो समर्थन में बिल्कुल इसके विपरीत आप नहीं सर, आप पिक एंड चूज करेंगे कि मुझे इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। खत्म कर लूं, क्यों आप चिंतित हो रहे हैं? मैं सबका जवाब आराम से दे रहा हूं। अब आइए दूसरे विषय पे कि अरुण जी बड़े लंबे समय से थे, 2009 से इस पीरियड में वो तो नेता प्रतिपक्ष भी थे राज्यसभा के। तो अब हम ये मानेंगे जो एसएफआईओ ने किया था पूरा इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कुछ पाई नहीं गई बातें, जो 2012-13 की भी पीरियड इंक्लूडेड है, जिसमें यही पीरियड इंक्लूडेड है जिसपे आप कह रहे हैं ये भी उठाया गया नहीं उठाया गया। तो राजनीति कई जगह चलती है, हर जगह चलती है, परिवारों में होता है, तो मतलब क्यों नहीं किसी संस्था में? आम आदमी पार्टी के तो संस्थापकों को इन्होंने दरवाजे से हटा दिया क्योंकि उनकी राजनीति एक स्वच्छता की थी। आज आम आदमी पार्टी के करंट टीम को पसंद नहीं है वो राजनीति। तो ये सब चलता है, लेकिन जब एक टेस्ट हुआ, जब एक पूरा उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात पाई नहीं गई, तो जितने बाकी केसेस की बात हो रही है, मुझे बताइए, चाहे यूपीए बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी करें, इनके ऊपर में राउंड ट्रिपिंग क्या 50-50 लाख के कैश को डाल के वापस फर्जी कंपनी से पैसे लेने का आरोप था। कोई इन्होंने अपना कोई इन्वेस्टिगेशन कराया? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये राजनीति से प्रभावित है, काम करना नहीं चाहते। उसके लिए आप काम करने के लिए मैंडेट मिला, बहुत ऐतिहासिक मैंडेट मिला। मुझे कहीं कहीं ये लगता है, मैं अपनी आखिरी बात रख रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल नहीं है। अगर सिर्फ सवाल ही पूछने थे और टीआरपी के लिए मीडिया में कुछ भी करना था तो चैनल खोल देते, वो लड़ाई मुझे लगता है लोग एंजॉय भी करते। तो लोगों से वोट मांग के काम करने के बाद ऐसे नहीं थे ना। ये सुझाव नलिन आपका अच्छा है। हम दोनों पूर्व मीडिया चैनल में आपको पैसे मिल जाते क्योंकि ये तो फ्री एंटरटेनमेंट हो जाता। बिल्कुल, एडवर्टाइजर्स भी मिल जाते। आइए एक मिनट दे दो सर, एक मिनट आप दे दो, हम खोल लेंगे। जी आप लोग अपनी थोड़े पैसे दे दो, हम खोल लेंगे चैनल। जी बिल्कुल, एक मिनट संजय जी, आप लोग अपनी बात कायम रखें, अभी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ शरद प्रधान जुड़े हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं ओवरऑल कमेंट लेने के लिए। शरद प्रधान, न्यू डील इन पॉलिटिक्स की बात हुई थी कि मोदी जी की सरकार आएगी, उसके बाद एक नया राजनीतिक माहौल बनेगा। अब हम में से बहुत लोगों को, हमसे बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो न्यू डील तो छोड़िए, अब जो राजनीतिक कड़वाहट बढ़ती जा रही है उससे इस बात का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि गवर्नेंस कहीं ना कहीं हाशिए पर जाएगा और सिर्फ राजनीतिक कड़वाहट, झगड़े और चुनाव और जनाधार बढ़ाने की पॉलिटिक्स को ही हम डोमिनेट होते हुए देखेंगे। चूंकि ये एक मामला ऐसा था जिसमें अरुण जेटली एक रास्ता चुन सकते थे कि मैं इस पर ऐसा रिस्पांस न दूं, मेरी पार्टी से दिलवाऊंगा, मेरे प्रवक्ताओं से दिलवाऊंगा, लेकिन वो हेड ऑन ले रहे हैं, वो कोर्ट गए हैं, उन्होंने वक्त नहीं गंवाया है और मानहानि के एक नहीं 2 मुकदमे दायर किए हैं। शायद उनको लगता होगा कि इससे इफेक्टिवली जो अनर्गल बातचीत होती है, जो एक्सट्रीम बातचीत होती है, उसको वो रोक पाएंगे और भ्रष्टाचार के मामले पर अगर फोकस करना है, कोई जांच वाच उनको माननी होगी तो वो मान भी लेंगे। आपको इस पूरे माहौल को देख करके कितनी निराशा होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल वही स्थिति हो गई। मैं यही सोच रहा था कि देखिए आज वैसे ही लग रहा है जैसे कल परसों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो रही थी और कांग्रेस वाले कह रहे थे पॉलिटिकल वेंडेटा।
ये आज वही कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये हकीकत है कि कोई गलती हुई, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे फाइनेंशियल मिस्टेक हो, चाहे विलफुली करी गई हो, चाहे उसको ओवरलुक किया गया हो। ये हकीकत है कि मिस्टर अरुण जेटली उसके 14 साल तक उसके अध्यक्ष रहे डीडीसीए के, और अगर उन्होंने नजरअंदाज किया, जो कि बड़ा क्लियर है कि नजरअंदाज किया, क्योंकि कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी की बात ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरीके से उन्होंने रेज किया। ऐसा नहीं कह सकते वो कि हमें पता ही नहीं था। तो इसमें कुछ नहीं, ठीक है, हम चलिए हम ये भी मान लें कि उन्होंने कोई वैसी ही बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं हमने पैसा नहीं खाया, कोई एयरवेल में पैसा नहीं खाया। अरे भाई, आपने गलत काम किया, पैसा खाने का स्कोप तो बाद में भी है। तो आज की डेट में ये कह रहे हैं साहब उन्होंने पैसा नहीं खाया, लेकिन एक गलत काम को अपने नाक के नीचे होने दिया, ये इन इटसेल्फ, अगर आप एक चोरी हो रही है और नलिन आप इस पर कमेंट करें, मॉरल आप इस पर कमेंट करें। और वो लीडर जो कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, नेशनल हेराल्ड में 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ तो स्वामी जी की मिसाइल छोड़ी जाएगी आपकी तरफ से और आप लोग उस पर अटैक करेंगे। यहां पर जेटली जी को भी 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, सामने वाली पार्टी उसी तर्क पर वैसा ही केस बनाए तो आपको आपत्ति है? उसी तर्क पे नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप अगेन कंफ्यूज कर रहे हैं विषय को। एक एक करके तीनों को हम अलग कर देते हैं। स्वामी जी के केस को शायद कोई हंस रहे थे, तो मैं पहले कह दूं, उसके बाद आनंद ले लीजिएगा। हो सकता है अंत में मेरे कहने के बाद हंसी लाए कोई भाई बचिए ही ना रहे, तो जल्दबाजी में क्यों हंसा जाए? नहीं, मैं हताश नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कौन हंस रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक टिप्पणी साइड पे कर रहा हूँ। प्रश्न का जवाब दीजिए। कौन सा बोल रहे थे? मुझे पता भी नहीं है कौन। संजय झा है। अच्छा, नहीं वो तो फिर अपेक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो नहीं, ये तो अपेक्षित है, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे लगा कोई और पैनल में होंगे, ये तो संजय झा जी है। हाँ नलिन, आप ये बताइए तो इसीलिए अब आ जाते हैं हम इस पे। नेशनल हेराल्ड, मैं जो कह रहा था नेशनल हेराल्ड पे आइए। नेशनल हेराल्ड पे आ जाते हैं। कोर्ट में कंप्लेंट किया, कोर्ट ने कॉग्निसेंस किया, कोर्ट ने समन किया, उस समन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 27 पेज की तीखी टिप्पणियों के साथ एक ऑर्डर आया, और आप कह रहे हैं कि ये तो सिमिलर है। यहां पर भी एक कंप्लेंट हुआ, एक आप बीच में पॉइंट भूल रहे हैं। ऐसा के पास गया जब अरुण जी नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने किसी को तो मैंने बीच में रोका नहीं, खत्म तो कर लूं। हाँ, तो जब उसमें था, जब कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस की सरकार थी, कोई ऐसा स्पेसिफिक मिला नहीं। ठीक है ना, ये दूसरा केस हुआ। मैं तो कह रहा हूं, यदि इतने गंभीर तर्क होते, कोर्ट में कॉग्निसेंस होता। अब मैं कोर्ट केस पे आता हूं। किसी ने तो ये सोचा ही नहीं, जब अरुण जी ने कोर्ट केस किया है, डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया है, अपना स्टेटमेंट देंगे, विटनेस का स्टेटमेंट देंगे, उनका भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। कोर्ट से ज्यादा गंभीर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है क्या? वन मैन कमेटी उससे ज्यादा गंभीर हो सकती है? नलिन कोहली जी, आप एक बात का और जवाब दीजिए। आरोपों के प्रश्नों से ज्यादा गंभीर नलिन कोहली जी होती कोर्ट। एक मेरे मन में जो एक सवाल है, कहना चाहूंगा, एक सेकंड शरद, एक मिनट। नलिन, आपसे एक मेरा सवाल है, सीरियस सवाल है मेरा, वो ये कि आप लोगों से एक स्ट्रेटेजिक गलती हो रही है। गलती यह हो रही है कि मैं आपके सारे नेताओं के बयान सुनता रहता हूं कि इनका स्तर देखिए कितना नीचे है, ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। गटर वटर जैसे शब्दों का प्रयोग आपके नेताओं ने किया है आम आदमी पार्टी के बयानों के बारे में। जब ये लोग ऐसे हैं तो इनसे अरुण जेटली मुंह क्यों लग रहे हैं? अरुण जेटली को कोर्ट में जाकर के इस मामले को इतनी तवज्जो क्यों देनी चाहिए थी? क्योंकि इन लोगों को, जिसको कहते हैं ना ब्रांड रबॉ, कि आप अगर मुंह लगेंगे, अगर मैं छोटा हूं, एक मिनट संजय जी, प्रश्न आपका अच्छा है, जायज। अगर मैं छोटा हूं और आप मेरी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरा कद बढ़ता है नलिन कोहली। तो आप ये बताएं कि आप लोगों का जो डिफेंस है वो दरअसल आप लोगों को, आपकी स्ट्रेटजी जो है आपको डिफेंसिव बना रही है नलिन। नहीं, देखिए ऐसा है, ये भी एक पहलू है। ऐसा नहीं है कि इस पहलू को उठाया नहीं जा रहा है। मैं तो अभी दूसरे चैनल से जब आपके चैनल पे आया तो इस पर किसी और ने टिप्पणी दी, मैं सुन रहा था उस टिप्पणी को, कि गेंडे की खाल होनी चाहिए अगर राजनीति में आना। इतने ज्यादा आरोप प्रति आरोप रोज लगते हैं, पर लेकिन जब कई बार परिवार को खींचा जाता है, पत्नी हो, बच्चे हो, तो व्यक्ति तय कर लेता है कि बहुत हो गया यार, मैं क्यों इसको होने दूं। मतलब ठीक है, मेरी वजह से मेरे ऊपर आरोप आप करते रहिए, मैं देता हूं, मेरे परिवार को क्यों खींच रहे हैं। हर चीज की एक सीमा होती है। आम आदमी पार्टी की राजनीति सीमाहीन है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जो मर्जी कह दो, जैसे मर्जी कह दो, अपने आचरण से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे आचरण में कुछ भी करो। और मैं ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बाय द वे कुछ कह रहा हूं,
सौरभ जी बैठे हुए, मैं एक बात साफ भी कहता हूं, जैसे सौरभ जी बैठे हुए शांतिपूर्वक एक डिस्कशन हो रही है और मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूं, वो अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी करूंगा, जनता तय करेगी कि किसकी बातों में उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता उन्हीं के कई नेता और सहयोगियों के लिए, तो ठीक है अलग अलग होते हैं। अगर तय किया कि राजनीतिक रूप के साथ हमें कानूनी रूप से भी लड़ना है, इसमें कौन सी बुराई है, दोनों से लड़ेंगे। सौरभ आप इस बात का जवाब दें। और संजय में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी मैं इसका पहले जवाब सौरभ इस तरह से देता हूं। देखिए नलिन जी अच्छे वकील हैं और वो एज अ वकील भी इस बात समझते होंगे कि अगर कोई आदमी अरविंद केजरीवाल को नक्सली कहता है, AK-49 कहता है, पाकिस्तान का एजेंट कहता है, तो इसमें भी क्लियरली क्रिमिनल डिफेमेशन बनता है। या आप किसी मुख्यमंत्री के DNA पे सवाल उठाते हैं, या किसी को शैतान कहते हैं, या किसी की बीवी को कहते हैं कि 50 लाख रुपए की गर्लफ्रेंड है, तो ये भी पारिवारिक बातें हैं। किसी की गर्लफ्रेंड 50 लाख की है, कितने करोड़ की है, ये बातें भी पारिवारिक भी हैं और क्रिमिनल डिफेमेशन अट्रैक्ट करती हैं। मगर राजनीति में इन सब चीजों से थोड़ा सा उठ के आपको राजनीतिक तौर से इन चीजों से लड़ना चाहिए। ये सिर्फ मेरी एक सलाह है, मैं इसके अंदर कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्यों किया और क्या किया, मगर क्रिमिनल डिफेमेशन का स्कोप हर राजनीतिक दल के पास हर एक के खिलाफ खुला हुआ है। और इसीलिए शरद प्रधान, दरअसल मैं एक दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूं। मैं इसका जवाब दे दूं? शरद संजय जी मैं कुछ कहना चाहता था, मुझे मौका दीजिएगा। हाँ बिल्कुल संजय जी, मैं खाली एक हाँ संजय जी आपके पास आऊंगा तुरंत, और आप नलिन आप भी जवाब दीजिएगा। लेकिन शरद प्रधान मैं इसको एक कदम और आगे ले जाता हूं। सच बात क्या है? सच बात यह है कि सारी पार्टियां दूसरे में दोष देखती हैं, अपनी बदजुबानी को नहीं देखती। बिल्कुल। इसीलिए मैं जिस जगह अरुण जेटली को सपोर्ट करता हूं वो साफ समझ लें, क्योंकि हम लोग भी हमेशा अटैक में रहते हैं कि मीडिया वाले कुछ भी करते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर डिफेमेशन के कानून हैं, उनको ट्राई करके किसी को डेटर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है। शायद और ज्यादा इसमें तूतूमय में होती कुछ दिन के बाद सोचते, लेकिन अरुण जेटली ने सोच समझकर क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन का मुकदमा किया है। और दरअसल इस तरह के मुकदमे ये लाइन आगे के लिए सेट करेंगे, प्रेसिडेंस बनाएंगे कि ये सारे लोग अच्छे आचरण का दावा करने वाले कैसा दुराचार करते हैं, जब कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने अभी कुछ उदाहरण दिए और नलिन कोहली ने भी कुछ उदाहरण दिए जब परिवारों की बात की गई। तब आप कहिए शरद प्रधान कि दरअसल डिफेमेशन का रूट अच्छा रूट है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे मुझे लगता है कि उनका एक और भी मकसद है। इससे वो शायद ये भी कोशिश करें कि मीडिया में इसकी डिबेट खत्म हो जाए, कोर्ट से डायरेक्शन इश्यू करवा दें। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, जिससे कि बात की चर्चा ना होने लगे पब्लिक डोमेन में। अच्छा एक मिनट प्लीज, मैं नलिन जी की बात तो एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। नलिन जी ने बड़ी अच्छे से वकालत करी अरुण जेटली की, लेकिन वो एक चीज बड़ी सफाई से वो इग्नोर कर गए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रीओपन किया केस, सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट पे रीओपन किया। ये रीओपनिंग जो है उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज हुआ। तो ये आपने बड़ी सफाई से गोल हो गए आप इस बात को। अच्छा दूसरी बात ये है, मैं ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी नजर में दोनों पार्टीज बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपने जो गलत काम करते हैं दूसरे की बुराइयों से उसको कवर कर, जब खुद पावर में आते हैं तो वही कुकर्म करते हैं और फिर डिफेंड करते हैं कि साहब उसने हमसे ज्यादा चोरी करी। ये कहाँ का डेमोक्रेसी है, कहाँ की गवर्नेंस है? अभी भी आपका सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है जो आपने सवाल उठाया। जी हाँ बोलिए। बालेंद्र शेखर मैं ये कह रहा था, देखिए शरद भाई, मैंने किसी भी अपने अंदाज में इनडायरेक्टली इनएडवर्टेंटली ये कहीं आपको कांग्रेसी कहने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। जर्नलिस्ट से आप स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं, तो इसीलिए इसको अन्यथा ना ली। मैं तो इनफैक्ट दोनों एक ही जैसे हैं। दूसरा आपने जो कहा मैंने बड़ी सफाई से कही, मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ। नहीं मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि आपने इस कॉमेंट को किया, तो ठीक है शरद भाई, थोड़ा हल्का फुल्का भी अगर बात हो जाए, एक दूसरे से हम लोग दुश्मन थोड़ी ना है। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि आपने कहा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की, कटोच साहब की बात लगातार आई कि उनको हटाया गया था, उनके पास मल्टीपल चार्जेस थे और किसी व्यक्ति को रिलीव आप कर दो। और मेरी जानकारी ऐसी है कोई रीओपनिंग नहीं है, अगर तर्क होंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम अपना करते रहेंगे। मामला कोर्ट में जब पहुंच गया तो कोर्ट को जब कॉग्निसेंस लग रहा है, और मैं एक बार आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, वो 27 पेज का ऑर्डर प्लीज पढ़िए आप हाई कोर्ट का, और मैं पैराग्राफ को एडवांस में कह देता हूं, आप पैरा 9, पैरा 32, 38, 39 उन पैराग्राफ्स को खास तौर से पढ़िएगा, बाकी इच्छा हो तो पूरे 27 पढ़ेगा। बिल्कुल तो आपको पता पड़ जाएगा नेशनल हेराल्ड केस की कहानी। अच्छा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ रीओपन हुआ,
लेकिन आप उसका उदाहरण देकर के अपने को क्यों डिफेंड करना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं जिस पॉइंट पर था, संजय झा, उन्होंने गलती करी। मैंने इनको लिंक नहीं किया। एक मिनट, संजय झा, मैं जिस पॉइंट पर था मैं उस पर वापस आना चाहता हूं। मैंने संजय जी के प्रश्न में जब तीनों केसेस जोड़े गए उनको अलग करने का प्रयास, बिल्कुल ठीक है, आइए जोड़ने का प्रयास नहीं। संजय झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा पॉइंट यह है कि एक, और जो मैंने खुद ही पूछा, एक लाइन ये हो सकती है कि जेटली जी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि दरअसल जिस प्रकार की पॉलिटिकल बहस इस देश में पार्टी नेताओं ने शुरू कर दी है, उनको रोकने के लिए एक मिसाल बन जाए, एक लाइन तय हो जाए तो अच्छा है। इस केस पर जल्दी से जल्दी सुनवाइयां हो जानी चाहिए और एक इसका निष्कर्ष सामने आ जाना चाहिए कि कैसी भाषा में बात किया जाएगा, कुछ भी कह दिया जाएगा, कोई भी बदजुबानी चल जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। संजय झा, आपको इसका वेलकम करना चाहिए कि अरुण जेटली जो है वो कानून के सहारे लेकर के एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। संजय जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं समझता हूं कि यदि आप इतिहास को पढ़िएगा गौर में, और जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिकली लोकतंत्र और प्रजातंत्र में जो चुने जाते हैं नेता लोग, वो किस तरीके से एक तानाशाही को गुप्त तरीके से लाते हैं अपने समाज में, उसका ये उदाहरण है। मैं इस पर काफी रिसर्च किया हुआ, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डेफेमेशन ला के एक तरीके से आम आदमी को, सिर्फ राजनीतिक दल को तो छोड़िए, सौरभ ने सही कहा था कि राजनीतिक जो बातचीत होती है उसमें डेफेमेशन यदि हो तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरीके आरोप लगाए गए भाजपा के नेता लोगों से, जिसका कोई आज भी उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, वो तो सारा हम लोग सब हर रोज किसी न किसी, मैं नाखुश हो सकता हूं, आपको किसी दुविधा लगे, आपको कष्ट लगे, हम एक दूसरे को डेफेमेशन करते रहे। मैं समझता हूं कि कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। आपने और सौरभ ने जो पॉइंट रखा, बिल्कुल। एक मिनट, आप बीच में रोकिए मत, आप बीच में रोकिए मत, मैं खत्म नहीं किया हूं। आपने भाजपा के प्रवक्ता को बहुत बहुत किया, मैं खत्म नहीं किया हूं। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कितनी विचित्र बात है कि अरुण जेटली यहां डेफेमेशन कर रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगाई गई है। अब जब तक कमीशन ऑफ इंक्वायरी खत्म न हो उसके बाद ही वो करेक्ट या गलत था या सही था, वो तो बाद में मालूम होगा। वैसे भी आरोप लगाने का हक सबको है, क्योंकि समाज में यदि मुझे लगी कि कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है और मुझे शक हो तो मैं उस पर आरोप लगा सकता हूं। आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप नहीं, आप में कोई गलती नहीं की है। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ पे, वो ये है कि अरुण जेटली जी सेक्शन 25 पर मैंने बहुत भाषण सुने हैं। नेशनल हेराल्ड एक सेक्शन 25 कंपनी था जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। लेकिन अरुण जेटली सेक्शन 25 की डीडीसीए भी थे, डीडीसीए भी सेक्शन 25 कंपनी है, और क्या उन्होंने उसका हाल बना के रखा वो दुनिया देख रही है। नलिन कोहली, मैं हंस रहा था कि क्या भाजपा का यही हालत है कि कभी खुद इनका ये सेक्शन 25 वाले पर आप चूज करें कि आपको जवाब देना है कि नहीं, लेकिन उसके पहले वाले मुद्दे पर कि डिफेमेशन के बहाने लोगों को बोलने से रोकने का एक इरादा पार्टियों के मन में, सत्तारूढ़ पार्टियों के मन में होता है, आपके मन में भी हो सकता है। लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमने देखे हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, याद दिलाता हूं, प्रोटेस्ट हो रहा है तो इंटरनेट बंद कर दो, ब्रॉडबैंड बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, SMS बंद कर दो, ऐसे प्रकरण आजकल बढ़ गए हैं। उस प्रकाश में अगर हम देखें कि डिफेमेशन दरअसल सबको डेटर करने के लिए है कि कोई मेरी आलोचना न करे, तो ऐसा तो होगा नहीं सर, ना करे। नहीं, ऐसा है संजय जी, ये बड़ा विषय, अगर कानूनी रूप से 2 मिनट लूंगा, फिर मैं राजनीतिक रूप से बोलूंगा। कानूनी रूप से ये प्रश्न जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का है 1950 से चलता आ रहा है, और ये देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया था दैट इट विल बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच 19(1)(a) में आता है। यूएसए में आप झंडे को जला सकते हैं, आप पे केस नहीं होगा, भारत में नहीं जला सकते हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट केस आया था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें ये अमेंडमेंट, जो पहला संवैधानिक अमेंडमेंट था हमारा, वो था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे कुछ और इनहैंस किए गए थे आर्टिकल 19(2) के तहत, कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपकी बात जो है एक सीमा के बाद वो स्वतंत्रता को पार करते हुए कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें पैदा अन्य लोगों के लिए हो सकती हैं। और जो संविधान है उसी के आधार पर आगे कानून बनते हैं। इसीलिए तो सेक्शन 499, 500 ये सब जो है डेफेमेशन के कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, नहीं तो हो ही नहीं सकते। जैसे सेक्शन 66 से स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो स्ट्राइक ऑफ होता है। तो ये हुआ कानूनी पक्ष। ठीक है, अब आइए राजनीतिक पक्ष। मेरी याददाश्त मुझे, क्योंकि इतिहास का छात्र हूं, याद दिलाती है 2 चीजें।
तानाशाही का भारत में तो एक ही उदाहरण है 1975 से 77। पता नहीं वो कैसे कांग्रेस इतिहास पढ़ते पढ़ते उसको भूल जाती है। राजीव गांधी जी लाना चाहते थे स्करलेस राइटिंग के लिए और एक पोस्टल बिल लाना चाहते थे, दोनों रह गई थी क्योंकि बोफोर्स में बड़े इश्यू उठे थे। एक ज्ञानी जैल सिंह जी ने साइन नहीं किया और एक उनके खुद के मंत्री आ गए। तो इतिहास में अच्छे उदाहरण है, ये दोनों कांग्रेस के शासनकाल में है। तीसरी बात आ रहे हैं कि मनीष तिवारी जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कई चीजें उन्होंने गडकरी जी के लिए कहा था। गडकरी जी ने भी मानहानि का केस किया था और मेरी याददाश्त मुझे कहती है माफी मांगकर फिर बाद में वो केस विड्रॉ हो गया था। तो इसीलिए इसका उपयोग किया गया है। उस टाइम शायद यूपीए सरकार में थी, हम विपक्ष में थे। जी बिल्कुल। अभी आप लोगों से चर्चा मेरी जारी रहेगी और इन सारे पहलुओं पर अब सौरभ भारद्वाज का जवाब हम लेंगे। साथ में ये सवाल भी उठाएंगे कि कीर्ति को कितनी आजादी मिली हुई है कि वो इतना सारा अपयश दें और फिर भी आप तोहमत लगाएं विपक्षी पार्टियों पर कि वो आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के बारे में क्या बताता है। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर आवाज अड्डा, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब सियासत जो है वो अदालत और सियासत के जरिए ही होगी। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं नलिन कोहली, संजय झा, इसके अलावा हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, रविंदर मनचंदा, बालेंदु शेखर और शरद प्रधान। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले सुनते हैं, क्योंकि आज ये बात थी कि कितनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की गई है बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ ये कीर्ति आजाद, ये क्या फैक्टर है। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने अरुण जेटली के पक्ष में एक बयान दिया है, इसको सुना जाए। अरुण जी की जो उच्च प्रतिभा और उच्च स्थान बना है उसको विवाद में घसीटने का आप पार्टी का जो प्रयास है वो मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन की सभी सूचिताओं का पालन नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एकमुश्त होकर श्री अरुण जी के साथ खड़ी है। और जब ऐसा है कि पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है अरुण जी के साथ, ऐसे में कीर्ति आजाद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे नलिन कोहली? अध्यक्ष जी भी मिल चुके, रामलाल जी भी मिल चुके, आप सब लोगों ने अपनी बातें बताई होंगी और वो लगातार बहुत कन्विक्शन के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दोहरा रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं नोटिस मिल रही है मानहानि की। हाँ, इनफैक्ट मैंने इस प्रश्न को एक और रूप से, अलग रूप से प्रश्न नहीं, एक जवाब में पिछले चैनल में कहा था कि उसमें आपके प्रवक्ता जो थे कीर्ति जी का नाम उतनी बार ले लिया था, उसमें एक बार केजरीवाल जी का नाम नहीं आया, तो मुझे लगा कि वो शायद कीर्ति जी के साइड अपेंडिज बन चुके हैं। लेकिन हाँ, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यदि कोई कार्रवाई की बात अगर होती है किसी भी हमारे कार्यकर्ता, पहले हम लोग देखें कार्यकर्ता पार्टी के, तो हम लोगों के ऊपर बड़ा क्लियर होता है कि कोई ऐसा कदम ना ले जिससे पार्टी की छवि खराब हो या पार्टी को क्षति मिले। तो हम लोगों के हर व्यक्ति के ऊपर, जो भी भाजपा में, हर पार्टी में ऐसी सोच होती है। दूसरी बात है कि यदि कुछ कार्रवाई अगर होनी भी होती है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसके लिए एक टोटल मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म हम कोई नहीं होता, इस पर मैकेनिज्म है, टॉप लीडरशिप लेती है। तीसरी बात है कि कीर्ति जी की भी अगर हम बात देखें तो उन्होंने कई जगह बोले, तो अपने अंदाज से बोला, कई जगह वो रेटिसेंट थे, अंग्रेजी का उचित शब्द है कि वो कोई सीमा पार नहीं कर रहे थे, कई जगह वो एक कुछ इच्छा जता रहे थे। जहां तक इच्छा की बात है, मुझे लगता है वहां पर आम आदमी पार्टी की ये जो एक नई रणनीति है, जो आईबॉल्स की रणनीति, जो चैनलों तक आज तक सीमित थी कि कुछ भी कह दो, जैसे मर्जी कह दो, कुछ भी करो, छप जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, टीवी पर एक बहस चल जानी चाहिए, बात की बात देखी जाएगी। नहीं, मैं हो सकता है कि वो आईबॉल्स वाली चीज अब फैल रही है। नलिन, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए फिर ऐसे में होता है ना कि दरअसल अरुण जेटली जी ने ऐसा रिस्पांस दे करके और बीजेपी ने ऐसा रिस्पांस दे करके आम आदमी पार्टी की इच्छा को पूरा कर दिया है और नेशनल टेलीविजन में फिर से डिबेट पर, मीडिया में डिबेट पर बड़े पैमाने पर वापस लेके आ गए हैं। ये तो करप्शन की ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेताब थे और आपके रिस्पांस ने इनकी मदद की है, मैं ये कह रहा हूं नलिन। नहीं, ऐसा है, इस पे संजय जी 3 विषय कहूंगा मैं। पहली बात है, हम एक सत्य को भूल रहे हैं। जो पैरा 7 जो आज की जो फाइल हुई थी क्रिमिनल कंप्लेंट, उसके अंदर स्पष्ट है कि क्यों हुआ ये, क्यों ये आरोप अरुण जी पे हुआ। उसका संदर्भ है कि आम आदमी पार्टी के एक अफसर, उनकी वे सरकार में है, उनके ऊपर रेड हुई एक थर्ड पार्टी के कंप्लेंट पे, तो उसको लेके शुरुआत हुई। कौन सी फाइल ढूंढी जा रही है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या डीडीसीए की बात, फिर लगातार रोज अलग अलग बातें आते गए उनके अलग अलग प्रवक्ताओं के, इसीलिए केजरीवाल जी और उनके अन्य सहयोगी पर ये कंप्लेंट फाइल की गई है। तो एक कॉन्टेक्स्ट था, एक ये बात थी। दूसरा है कि मैं मानता हूं भारत की जनता जो है
कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये कोई भाजपा की बात नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो मर्जी करे, अंततः जनता काम के लिए वोट देती है या काम ना करने के लिए हटा देती है। वोट जरूर मिल सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन रिपीट्स नहीं आते। सर मेरी चिंता, जनता पे बहुत कुछ छोड़ देना भी उचित होता है। सर मेरी चिंता है माहौल के विशिएट होने की, गवर्नेंस पर से बैंडविड्थ हट करके इन कामों में जो बैंडविड्थ जा रहा है ऐसे मौके पर, जबकि सेशन वॉश आउट हुआ। तो ये तो प्रश्न भाजपा से तो पूछना बनता ही नहीं है। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए अपनी चिंता बता रहा हूं, जो हमारे लोगों की चिंता है कि आज बैंकरप्सी बिल पास होना था, वो नहीं हुआ, आगे बजट आना है, उसकी तैयारी के लिए हमारे वित्त मंत्री को पूरा वक्त चाहिए। और मैं निष्पक्ष रूप से कुछ कहूंगा संजय जी, आप ही की बात को जोड़ते हुए, मैं भी दिल्ली का एक सिटीजन हूं, हम भी वोटर हैं, स्वाभाविक है मैंने तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे जानकारों में बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया जी। और 67 सीट, मतलब आपके जानकारों ने भी हमें वोट दिया देता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर रविंदर मनचंदा जी को मैं वापस लेके आऊंगा। मैं सुन नहीं पाया। नहीं कोई नहीं, नहीं, लेकिन तो मैं कह रहा था, और एक उम्मीद के साथ कोई भी सरकार आती है वो काम के लिए आती है जी। रविंदर मनचंदा जी मैं आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इससे हट गई। रविंदर मनचंदा जी, इस परिस्थिति को संभालने के लिए और अरुण जेटली जी की भी मदद करने के लिए और हम लोगों की मदद करने के लिए मेरा एक थोड़ा अजीबोगरीब सुझाव है। वो सुझाव ये है कि आप शायद ये कहना चाहें तो कहें, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि दिल्ली की जो जांच कमीशन बनी है दिल्ली सरकार की, उसको आप स्वीकार करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उससे बढ़ करके आप केंद्र सरकार से ये कहिए कि एक नई फ्रेश जांच ऑर्डर करिए। आपको सीबीआई लगानी हो, ईडी लगानी हो, इनकम टैक्स लगाना हो, कुछ भी लगाइए, 3 महीने में जांच करिए, जेपीसी लगानी हो जांच करिए, लेकिन ये जो सारा मामला विशिएट हो रहा है, इस वक्त माहौल खराब हो रहा है, उसमें डीडीसीए की एक पाक साफ जांच हो जाए। जो होगा सो देखा जाएगा, उसका जो भी परिणाम हो। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, जांच इंटरवीन करना, जांच हो भी चुकी है। हाँ जी हाँ, मनचंदा जी और फिर बालेंद्र जांच हो भी रही है और हम लोगों ने खुद भी जांच की है, लेकिन आम आदमी की सरकार जो अपना, सर ये खुद की जांच क्या होती है? यही तो दिक्कत है कि सब लोग खुद की जांच करते हैं। आम आदमी पार्टी में भी ये मैकेनिज्म है कि हम लोग अपनी जांच खुद करेंगे। नो, आम आदमी पार्टी जो आज बात कर रही है वो हमारी जांच के आधार पे ही कर रही है, और कीर्ति आजाद भी जो बोल रहे हैं वो हमारी जांच के आधार पे बोल रहे हैं। ये सारे दस्तावेज हमारी जांच के द्वारा ही इन लोगों को मिले हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी जांच को नहीं कराना चाहती। आम आदमी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में अपने नुमाइंदों को भेजना चाहती है। पिछले महीने भी उन्होंने एक जांच कमीशन बैठाया था। ये इंटरेस्टिंग है कि डीडीए, बिल्कुल, कि डीडीसीए दरअसल डीडीसीए को टेक ओवर करने का प्रयास हो सकता है। सौरभ भारद्वाज इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले बालूंद्र शेखर के पास मूल विषय पर आता हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है। मैं चेतन जी, मेरी एक बात सुन लीजिए जी। हेलो, हाँ बोलिए मनचंदा जी। चेतन सांगी जी जो कमीशन के हेड थे, उन्होंने खुद हमको कहा कि साउथ अफ्रीका मैच हम आपका करवाने देंगे और हमारे 2 नुमाइंदे दिल्ली डीडीसी क्रिकेट एसोसिएशन में ले लीजिए। ये तो आप फिर आपका इल्जाम सामने आ गया। सौरभ इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले बालेंद्र शेखर आपसे मेरा सवाल यही है सर वापस, कि क्या दरअसल पॉलिटिकल क्लास को डिफेमेशन जैसे चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, गैर जिम्मेदारियों को कम करने में मदद मिलेगी, और कुछ लोगों को फिक्र यह है कि यह तो बहाना है। दरअसल कोई भी आलोचना या असहमति या विरोध करे तो उसको रोकने का रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का प्रयास होता है। क्या कहा जाए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में जो जेनरिक बातें हैं, जो पॉलिटिशियन के बारे में आरोप या प्रत्यारोप लगाए जाते हों, तो चलो जाहिर सी बात है, वो सामान्य बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जैसे इन्होंने 24th सेंचुरी मीडिया की बात की और उसमें इन्होंने स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए कि उनके परिवार के लोग जुड़े हुए थे, और यह जानते हुए कि इस व्यक्ति का जो पूरा जो व्यक्तित्व रहा है या पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, बहुत ज्यादा समय तक इनके विरोधियों के द्वारा शासित समय पे इनकी पूरी राजनीतिक जीवन रहे हैं, और समय समय पर ऐसे इशू उठे हैं और आज तक ऐसे कोई आरोप इन पे आए नहीं। तो रही बात अरुण जेटली की, तो उससे कहीं ना कहीं वो आहत हो रहे हैं। और जो दूसरी और सबसे अहम बात है कि आज के दौर में यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया बहुत ही वाइब्रेंट है। तुरंत बहुत जल्दी हर जगह, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, हर जगह बहुत जल्दी हर चीज की कोई भी एक छोटा सा इशू का इतना जल्दी डिस्टॉर्शन होता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नॉइज और एम्प्लीफिकेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसीलिए ये जो अभी संजय जी ने जो बात की, संजय झा जी ने, कि इतिहास ऐसा हुआ है,
तो इतिहास में जैसा भी हुआ अच्छा, एक बात बताइए, समान है जी एक बात बताइए, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी कैसे रिएक्ट करती है ये भी कई बार लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाते। ये आज भी कह रहे हैं, संजय सिंह ने दोहराया कि हां मैं तो कहूंगा कि भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे में 10 करोड़ का मुआवजा मांग लेना या सजा के लिए या जेल के लिए अपनी अर्जी लगा देना, ऐसा मामला कितने दिनों में, खास करके इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसमें कि गवर्नेंस के सवाल भी अब इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मामला कितने दिनों में इसका निचोड़ सामने आ सकता है और क्या निचोड़ आ सकता है? जो बातें आम आदमी पार्टी ने कही हैं उसको देखते हुए अगर हम स्पेकुलेट करना चाहें कि इसमें अदालत क्या सजा दे सकती है, क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या आदेश दे सकती है? देखिए, जो पूरे प्रकरण में जो स्थिति जो बनती है कि 2 से 3 साल में तो फैसले आ जाने चाहिए, लेकिन जैसे ये आएंगे क्योंकि आरोप इन्होंने लगाया है और यदि आरोप के को ये साबित नहीं कर पाएंगे तो जो भी इनके तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है, जो भी वो कहा गया या फिर जो भी सोशल फोरम में है वो उसी को सत्य माना जाएगा और उस पर इनको सजा होगी। और जो सबसे जो अहम बात है, खासकर मैं केजरीवाल जी के बारे में बोलूंगा जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, और इनके साथ एक चीज और है कि बहुत तरह तरह के डिफेमेशन केसेस से ये जूझ रहे हैं। तो एक इतने सारे केसेस और बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि प्राथमिकता कहीं और होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की आरोप, अब वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, ये इस तरह के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं आप किसी राजनीतिक व्यक्तित्व को तो खराब करती है और साथ साथ अपने पूरे गवर्नेंस की जो अटेंशन है, जो फोकस है, जो उसकी एकाग्रता है पूरे सिस्टम की, वो भी कहीं ना कहीं विषय। शरद प्रधान, तो ये राय, शरद प्रधान, ये राय बहुत लोग रखते हैं कि आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा लिबर्टी लेती है और इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये एक नए प्रकार की पार्टी समझ करके जो हम इनके ऊपर उम्मीद लगाए हुए थे, दरअसल बहस को, माहौल को बिगाड़ने में, दूसरे पर कीचड़ उछालने में और खुद को सर्टिफिकेट देने में, अपनी जांच खुद कराने में एक अजब सी व्यवस्था, एक अजब सा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना लिया है और आम आदमी पार्टी इस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को दरअसल बहुत नीचे गिरा रही है। इस तरह की कमेंट्री बहुत लोग करते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये तो फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी इस देश में नए प्रकार की राजनीति लाई, ये हकीकत है। अब उन्होंने ये बात सही है कि कई बार वो ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं, इस तरीके की बातें कर, लेकिन तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। जो बड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज है इस देश की, कांग्रेस और बीजेपी, वो तो अपनी जुबान पे लगाम लगाएं, वो क्यों उसी स्तर पे उतर आते हैं? देखिए, जाहिर होता है विषय से बार-बार विषयांतर हो जाते हैं दर्शकों को। जो आज संजय पुगलिया जी ने जो बड़ा ही जाहिर सी अच्छे सवाल उठाए, खासकर हम लोग कोशिश करें कि उस सवाल का जवाब दें, क्योंकि जो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो बड़ी सामान्य शैली और वो होगी। आइए अब एक मिनट अब आते हैं सौरभ भारद्वाज। अगर आम आदमी पार्टी वाले गलत जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी क्यों उस स्तर पे उतर रही है, ये बताइए। इसका क्या माने? इससे जाहिर होता है कि हमारा पॉलिटिकल क्लास की। सौरभ भारद्वाज, एक मिनट सौरभ भारद्वाज, आपके बारे में एक और जो आलोचना सामने आई है, आपने भी सुना है, उसका जवाब ये आप जरूर दीजिए। वो ये है कि आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से, और दरअसल बीजेपी ने गलती की है यहां पे, कि राजेंद्र कुमार पर फोकस डालने चले थे तो फोकस हो गया अब डीडीसीए पर और जेटली जी पर। हम जन लोकपाल की आलोचना करना चाहते थे तो ऑड और इवन कार का मसला ले आए। तो जो दो मसलों पर आप डिफेंसिव होने जा रहे थे उसको बड़े अच्छे से हम लोगों को डिफ्लेक्ट कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, एंड यू आर एंजॉयिंग द फन। और संजय पुगलिया जी, एक सवाल मैं बीच में और जोड़ देता हूं आपके। सौरभ भारद्वाज जी अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की मंशा नहीं थी। हम इतनी ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं है पार्टी कि हम इतनी सारी चीजें कंट्रोल कर लें। मैं आपको अरुण जेटली जी की मनोस्थिति के बारे में थोड़ा बताता हूं। सीनियर नेता हैं और बड़े नेता हैं बीजेपी के, मगर एक एलिटिस्ट नेता हैं, एलिट लोगों के अंदर उठते बैठते हैं, मास लीडर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये पॉलिटिकल ब्लंडर है, और मैं बताता हूं वो करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। वो चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट से किसी तरीके का इंजंक्शन मिल जाए ताकि मीडिया इसके अंदर ज्यादा घुस ना पाए। होना क्या है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा स्कैम है, इसके अंदर बहुत सारी जूसी डिटेल्स हैं। वो फर्जी कंपनियां हैं जहां पे किसी की दुकान चल रही है, कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, हलवाई की दुकान है और लिखा हुआ है कि कंपनी है। तो इस सब का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं ना कि किसी का दिवालिया, वो कह सकते हैं बहुत बड़ी
विजुअल डिटेल्स हैं इस पूरे के पूरे केस के अंदर, और जेटली जी को एक डर है कि इसकी ताने बाने के अंदर मीडिया रोज घुसेगी और रोज इज्जत उछाली जाएगी। तो बेसिक तरीका ये है कि किसी तरीके से हाई कोर्ट से इंजंक्शन मिल जाए कि मेरे नाम के बारे में कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार इससे जुड़ी हुई बात ना कर सके। और ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है डेथ वारंट है, डेथ वारंट। संजय झा कुछ कहें हम? मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले संजय झा फिर नलिन। आप देखिए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ने कितनी टिप्पणी की जब ये नेशनल हेराल्ड के केस में समन्स आया था, कोई चार्जेस भी लगे। तो आप तो इसी बात पर हैप्पी हैं सर कि नेशनल हेराल्ड के ऊपर जाकर के हेडलाइन डोमिनेट कर गई है, हमको हमारी जान छूटी। एक मिनट सुनिए, इन्होंने वो प्राइवेट कंप्लेंट, उन्होंने कहा वो प्राइवेट कंप्लेंट है, उसको लेके इन्होंने इनके हर नेता ने टिप्पणी की, इन्होंने हमारे नेता को गुनहगार और मुजरिम साबित करने की कोशिश की, जबकि सब जानते हैं कि वो एक समन्स था। और यहां पर जब एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संसद के फ्लोर पर आरोप लगाते हैं और स्पीकर ने उनको रोका नहीं, और यदि मुख्यमंत्री दिल्ली के एक उन पर आरोप लगा रहे तो उस समय जेटली जी कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है, इन पर मैं मानहानि करूंगा। अब ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये इतना बेतुका बात हो रहा है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र देश का खतरे में है, और जिस तरीके का ये खतरनाक परंपरा शुरू हो रहा है नलिन कोहली, यदि हर राजनीतिक दल ये करना शुरू करे तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात कहना हो जाएगा। जी, आप अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन मेरे एक सवाल के साथ, सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने ऐतराज उठाया है कि डीडीसीए की जांच करने का दिल्ली सरकार को कोई हक नहीं है, उन्होंने कमीशन बना दिया है, उन्होंने गोपाल सुब्रमण्यम को अपनी पसंद का उसकी जांचकर्ता के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। उस जांच को आप स्वीकार नहीं करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन उसको आप फ्लॉप कैसे कराएंगे, या आप उस जांच को भी चैलेंज करने जाएंगे? क्योंकि आप कोर्ट गए हैं एक मामले में, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, वो तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का विषय तो सब जुडिस है ही है, क्योंकि अपना आर्टिकल 239AA जो यूनियन टेरिटरी से डील करता है वो बड़ा स्पष्ट है। अब आप संविधान को एक नए रूप से पढ़ना चाहे, अधिकार है आपका, आप अंग्रेजी को हिंदी मान ले, हिंदी को अंग्रेजी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार है, पर उससे ना हिंदी अंग्रेजी हो जाएगी ना अंग्रेजी हिंदी हो जाएगी, वैसे ही संविधान नहीं बदल सकता। कोर्ट केस के रूलिंग्स होते हैं। तो ये जो विषय है, सौरभ भाई ने जो कही थी बात अभी जी कि भाई देखिए, मैं एक बात तो बधाई कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो जानकारी मिलती थी उसमें एक नई जानकारी आज मिली। पहली जानकारी मिलती थी ये संविधान से आप परे हैं, ये तो संविधान अपने आप को ही मानते हैं, कानून अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक भी है कि जेटली जी के मन के अंदर की बात क्या होगी, या किसी भी व्यक्ति के मन की बात क्या होगी, और ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे इनमें क्षमता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के मन की बात। तो मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को इसी अपने एक टैलेंट के साथ वाराणसी में जो सारे उन्होंने प्रमाण कहते हैं, जीतने वाले देश में माहौल है, ध्वस्त होने वाला है, वो सारी चीजें भी सही हो जाती। अब आइए थोड़ी गंभीरता से वापस विषय पर। बिल्कुल सर, मेरा वक्त कोर्ट के विषय जो होते हैं ना, बालेंदु जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले जी, एक मिनट, वहां देखिए कोर्ट के विषय क्या होते हैं। कंप्लेंट जब आप करते हैं कोर्ट में हो या पुलिस स्टेशन में, तो आपको कोर्ट के डेट्स में जाना पड़ता है। गंभीर प्रोसेस है, ये मजाक का प्रोसेस नहीं है कि एक पैंतड़ा में आपने कोर्ट केस कर लिया। तो कब कोई कोर्ट केस करता है सोच समझ के करते हैं। दूसरी बात, जो स्वतंत्रता पे बोलने की बात है, वो तो हमारी संवैधानिक अधिकार है, हम सबकी है बिल्कुल, लेकिन हर चीज की सीमाएं हैं। सीमा पार करेंगे तो कानून अपने आप फिर उसका सीमा पार करेंगे तो कानून दायरे में आ जाते हैं। कानून उस पर अपनी तार्किक कार्रवाई करेगा। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह के नजारे में हम फंसे हुए हैं, विषांतर होगा। लेकिन निर्भया केस में संसद की विफलता, बड़ी दुख देने वाली विफलता एक तरफ है, राजनीतिक पार्टियों की कर्कश कलह दूसरी तरफ है, और ऐसे में ग्रोथ एजेंडा के डिरेल होने का खतरा तीसरी तरफ है। हमारे सीएनबीसी आवाज पर चर्चा थोड़े हल्के फुल्के माहौल में हो गई हो, लेकिन ये राजनीतिक कर्कशता जो बढ़ रही है, अब मुझे लगता है कि एक चिंताजनक मुकाम तक पहुंच गई है। और हम इंतजार करेंगे कि कोर्ट के जरिए हो, मानहानि के जरिए हो, आपस में बात करके जरिए हो, खास करके जब सुनते हैं कि पीएम सीएम की टीम हो, टीम इंडिया हो, फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को चलाएं, ऐसे में ये कोई भी बात आशा नहीं जगाती कि जो हम कहते हैं वो करना चाहेंगे। बहरहाल सभी मेहमानों ने वक्त निकाला, अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया।